Some natural phenomenon class 8. Warm welcome to everyone. This side your science sir, your MK sir going to decide a discussion on some natural phenomenon. Now today's first topic is earth plates. हम लोगों ने बात किया था अर्थक्वेक में कि अर्थ प्लेट्स का रोल क्या होता है. नाउ टुडे वी रीड द डिफिनेशन ऑफ अर्थ प्लेट्स. अर्थ प्लेट्स का अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए 1 मार्क्स में, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. It is not very important, but it is important. So we read the definition of earth plates. अर्थ प्लेट्स द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो आउटरमोस्ट लेयर होता है अर्थ का वो केवल एक पीस का बना हुआ नहीं रहता है. द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, इट इज फ्रेगमेंटेड. वो जो होता है फ्रेगमेंट होता है, बटा हुआ रहता है. एंड ईच फ्रेगमेंट और सभी फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं. ओके, नाउ द outermost layer of the earth is not in one piece. आउटरमोस्ट लेयर जो है अर्थ का क्या होता है? एक पीस में नहीं रहता है. इट इज फ्रेगमेंटेड. And each fragment is called अर्थ प्लेट. प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा अर्थ प्लेट जो 1 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम्स में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक इज अ पार्ट ऑफ आल्सो अ सोशल साइंस. आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा अर्थक्वेक को, लेकिन हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक. एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रैवलिंग ऑफ द अर्थ. सडन का मीनिंग क्या होता है? सडन का मतलब होता है अचानक. अचानक ट्रैवलिंग होता है, अर्थ में कंपन होता है. ठीक है, और आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि बहुत जगह अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? बिल्डिंग्स जो होते हैं वो क्या होता है? गिर जाते हैं, है ना. लेकिन जो नुकसान होता है उसके कुछ मेजरमेंट्स. किसके मेजरमेंट? रिचर स्केल पे जो मेजरिंग किया जाता है स्पीड का, वो कितना होता है? अगर 7 से नीचे होगा, जो स्केल का रीडिंग होगा वो 7 से अगर नीचे होगा तो लॉस होता है वो कम होता है. जो स्पीड होता है अर्थक्वेक का वो कम होता है. लेकिन जब 7 से ऊपर होता है, अबव 7, जब स्केल का रीडिंग होगा, किस स्केल का? रिचर स्केल का रीडिंग अगर 7 से ऊपर होगा तब क्या होगा? ज़्यादा नुकसान होगा. किसका? लाइफ एंड प्रॉपर्टीज का. ठीक है, जान भी जाएगी और माल भी जाएगा. ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक. Earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth. Earthquake, it is a sudden मतलब अचानक. Earthquake बता के नहीं आता है कि मैं आ रहा हूँ, ये अचानक आता है. Okay, earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth. Of the earth. It is caused by a disturbance. It is caused by the disturbance deep inside the earth crust. ओके, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि 7 से ऊपर होगा तो जो नुकसान होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें स्पीड जो होता है वो ज़्यादा होता है. और स्पीड ज़्यादा होगा रिचर स्केल पे जब मेजरिंग दिखाएगा 7 एबव, तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान ज़्यादा होता है. ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. 1 मार्क्स में उसमें पूछा जाएगा कि डिस्ट्रक्टिव लॉस मतलब ज़्यादा जो लॉस होता है अर्थक्वेक के आने से, उसमें जो स्पीड होता है रिचर स्केल में वो कितना होता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इजी, दैट इज लाइटनिंग रॉड. लाइटनिंग रॉड
आप इमेज में देख सकते हैं लाइटनिंग रॉड को, और इसको आपने काफ़ी जगह पर देखा भी होगा बिकॉज ये कॉमन है। आप मॉल गए होंगे या बिल्डिंग्स देखे होंगे बड़े बड़े, तो बिल्डिंग्स में भी आपको ये लाइटनिंग रॉड दिखाई दिया होगा, बट आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्यों लगा रहता है, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। सो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइटनिंग रॉड। लाइटनिंग रॉड क्या होता है? लाइटनिंग रॉड इज़ अ डिवाइस। लाइटनिंग रॉड क्या एक डिवाइस है? सबसे पहले क्या ये एक डिवाइस है यूज टू सिक्योर टॉल बिल्डिंग्स। बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो इतनी मेहनत से बनाया जाता है, आपने देखा होगा, हो सकता है आपके स्कूल पे भी होगा और आपके घर के अगल बगल भी आपने देखा होगा। इसके लिए लाइटनिंग रॉड किस लिए लगाया जाता है? टू सिक्योर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। जो लाइटनिंग आता है, जब बिजली, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में बिजली जब चमकता है, तो क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है उसको क्या करता है, बिल्डिंग्स को बचाता है। बिल्डिंग्स को बचाता है, नहीं तो क्या होगा, बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ सकते हैं और नुकसान हो सकता है। और जो भी आपके लाइटनिंग कंडक्टर के अलावा जो आपके मेटल पाइप्स यूज़ किए जाते हैं, वो भी क्या करता है, आपका हेल्प करता है फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स ऑफ lightning. Okay, the lightning rod is a device. Now we write the definition of lightning conductor, or we can say that lightning rod. lightning rod क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स? lightning rod is a device. lightning rod is a device used to secure tall buildings. ये आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएगा क्योंकि ये पूरे चैप्टर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, और वी कैन से दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइटनिंग रॉड। 3 मार्क्स में आता है, कॉमन क्वेश्चन है। It is a device used to secure tall building from the effects of lightning conductor. From the effects of lightning conductor. Okay, now the next line is a metallic rod taller than the A metallic rod is taller than the height of the building. A metallic rod is taller than the height of the building. देखिए, हमको क्या करना है, बिल्डिंग्स को बचाना है। तो बिल्डिंग्स को बचाने के लिए जो लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है, वो सबसे जो ऊपर वाला फ्लोर होता है, जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग होता है, उसके ऊपर लगाया जाता है। क्योंकि मुझे पूरे बिल्डिंग्स के सरफेस को कवर करना है, मुझे नहीं बल्कि लाइटनिंग कंडक्टर को कवर करना है। तो लाइटनिंग कंडक्टर को, लाइटनिंग रॉड को इस तरीके से लगाया जाता है, मतलब ऊपर में लगाया जाता है, ताकि वो पूरे एरियाज को वो कवर कर सके, बिल्डिंग्स के एरियाज को, ताकि उस अगल बगल में लाइटनिंग जब भी गिरेगा तो वो उसको कैच कर सकता है, उसको अर्थिंग में बदल सकता है। ठीक है, इसलिए उसको ऊपर में लगाते हैं। ऐसा नहीं कि घर के बगल में नीचे में लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा गया है ए मेटालिक रॉड इज टॉलर देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग पे ऊपर लगाया जाता है, इसलिए लिखा गया है कि ये क्या होता है, टॉलर होता है, किसके, हाइट ऑफ द बिल्डिंग के। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट लाइन इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल। कहाँ पे लगाया जाता है उसको लिखेंगे, ए हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो लिख दिया, इज इंस्टॉल्ड कहाँ लगाया जाता है, इज installed in the walls of the building, is installed in the walls of the building, walls of the buildings. Okay, installed in the walls of the buildings during its construction to protect it, during its construction to protect
किसको बचाने के लिए? टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ, टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स। इसमें एक लाइन, एक वर्ड लिख देंगे हम लोग, बैड इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। ओके, आपने कई बार सुना होगा कि लाइटनिंग से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सेफ्टी कंसर्न देखना चाहिए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो लाइटनिंग कंडक्टर तो ज़रूर लगाना चाहिए। और आजकल ये कॉमन है, जहाँ भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं या फिर आपके घर के ऊपर भी लगा होगा, नहीं लगा होगा तो आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वी डिस्कस द अदर पॉइंट। बिफोर स्टार्टिंग द अदर पॉइंट, फर्स्ट वी रिवाइज व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर मैंने बता दिया, आपको फिर से बताऊंगा। लाइटनिंग कंडक्टर टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे लगा रहता है, ये हमारे बिल्डिंग को बचाता है। ये केवल बिल्डिंग नहीं, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, घर कहीं भी लगा हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि सबका जो घर है वो प्यारा है। और घर को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं? लाइटनिंग और लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। रिचर स्केल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, RICHTER। इसके स्पेलिंग पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। वैसे स्पेलिंग में साइंस से मार्क्स नहीं कटता है, बट हमें सीखना है। ओके, रिचर स्केल क्या होता है? द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक के पावर होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था कि अर्थक्वेक का जो स्पीड होता है वो हम लोग किस पे मेजरिंग करते हैं? रिचर स्केल पे मेजर करते हैं। बट we have to, when we have to write the definition of Richter scale, then we write, जब हमें इसके definitions पूछे जाएंगे एग्जाम्स में कि define the Richter scale, okay, then we write Richter scale can be defined as the power of an earthquake. Okay, power of an earthquake। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। अर्थक्वेक का स्पेलिंग क्या होता है, रिचर स्केल का स्पेलिंग क्या होता है, क्योंकि अभी आप जूनियर क्लासेस में हो, तो अभी से आपको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना है। ओके, तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिचर स्केल। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड in terms of magnitude, expressed in terms of magnitude on a scale. Magnitude on a scale is called Richter scale. ओके, जिसमें मैंने आपको बताया 7 से नीचे होता है तो कम नुकसान होता है, 7 से ऊपर होता है तो ज़्यादा नुकसान होता है। इस बात को आप दिमाग में परमानेंटली याद रखेंगे। नाउ we discuss the other point, that is seismograph. The seismic waves are recorded by an instrument। आप डायग्राम भी देख सकते हैं सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राफ में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा दिख रहा है। आपको एक पेंसिल लगा हुआ है, ऐसे क्या दिख रहा है पता नहीं चलेगा ना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मिक वेव्स, जो जैसे अर्थक्वेक आता है तो सिस्मोग्राफ जो है वो ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। उस इंस्ट्रूमेंट किस तरह से फिक्स किया जाता है कि वो रिकॉर्डेड करता है क्या चीज़? इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। स्पीड को रिकॉर्ड करता है किस फॉर्म में? ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, मीन्स सिस्मोग्राफ और रिचर स्केल का यूज अर्थक्वेक के स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ an earthquake, then you write Richter scale or seismograph. Okay, now the seismograph is Richter scale and seismograph. Okay, now seismograph, it can be defined as, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, the seismic waves are recorded by an instrument in the form of graph,
ग्राफ। ओके, किस फॉर्म में रहता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। आपके वर्ड से ही आपको पता चला होगा कि लिखा है सिस्मोग्राफ, इसमें लास्ट में आपको क्या दिखा? सफिक्स में दिखेगा आपको ग्राफ। ओके, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, called the seismograph. Now seismograph is clear, Richter scale is clear, both are used for measuring the speed of an earthquake. Now the next one is thunderstorm. ठीक है, यहाँ पे तो बारिश कम होती है इसलिए आप लोग को ज़्यादा थंडरस्टॉर्म देखने को नहीं मिला होगा। वैसे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग थंडरस्टॉर्म से डरते भी हैं और दूर भी भागते हैं और देखते भी हैं, है ना। तो नाउ वी रीड द डेफिनेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म स्टॉर्म accompanied by thunder and lightning. ओके, स्टॉर्म अकर बाय, किसके द्वारा आता है? अकर बाय लाइटनिंग एंड थंडर। इसमें क्या दिखता है आपको? लाइटनिंग भी दिखेगा और आवाज भी सुनाई देगा, है ना। लाइटनिंग एंड थंडर दोनों मिलके क्या बनेगा? थंडर स्टॉर्म। ओके, लाइटनिंग एंड थंडर। देखिए यहाँ पे लिखा है थंडर स्टॉर्म। ओके, तो थंडर आपका यहाँ पे दिख रहा है, थंडर ये आपका है एन और ये आपका है लाइटनिंग। मीन्स थंडर स्टॉर्म में लाइटनिंग और थंडर आपको मिलेगा तब जाके बनेगा आपका थंडर स्टॉर्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, उससे पहले मैंने आपको बताया था कितने चार्ज होते हैं बताइए। बहुत सारे बच्चे सो गए हैं, सोना नहीं है, ठीक है, सोना नहीं है, बाद में सोना है, सोने के टाइम पे सोना है, अभी जागना है। थोड़ा पानी पी लो, अगर थक गए हो तो थोड़ा पानी पी लो। ओके, नाउ वी डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। हाउ मैनी चार्जेस? मैंने आपको बताया था देयर आर टू चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर न्यूट्रल भी होता है ना, तो आपके लिखना है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिकल जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो कैसे ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफर होता है चार्ज ऑब्जेक्ट से अनदर में, चाहे वो मेटल्स के थ्रू भी हो सकता है ना, तो लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी, इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी, electrical charge can be transferred, electrical charge can be transferred from a charge object, from a charge object to another object, by मेटल्स। ओके, मेटल्स के थ्रू जा सकता है और कंडक्टर बोल सकते हैं। टू अनदर ऑब्जेक्ट बाय अ मेटल कंडक्टर, क्योंकि जो कंडक्टर होगा वो मेटल मोस्टली रहता है। ओके, तो मेटल कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज ट्रांसफर होगा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो आपसे पूछा जाएगा, ऐसे एग्जाम्स में आएगा नहीं क्वेश्चन, बट नॉलेज के लिए आपको पढ़ लेना है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर होता है? तो थ्रू अ मेटल कंडक्टर। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वन इज रिचर स्केल हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, थर्ड वन था आपका थंडरस्टॉर्म, नेक्स्ट था आपका ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज कंप्लीट हो गया। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज सुनामी। सुनामी तो आपने सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा सोशल साइंस में, तो बस इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। साइंस में हो चाहे सोशल साइंस में हो, बात एक ही रहेगा, ठीक है, लेकिन सुनामी को हम लोग यहाँ भी रिवाइज करेंगे। ट्रेवलिंग और शेकिंग ऑफ द अर्थ, अगर एक वर्ड में कोई पूछे तो बोल सकते हैं शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सुनामी। ऐसा है क्या? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं बोलना है। ये आपको लिखना है इसमें कि सुनामी कैसे आता है। ठीक है, शेकिंग ऑफ द अर्थ को ट्रिमर बोलते हैं, तो सुनामी को कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? कोस्टल एरियाज़ में, जैसे आपके जो मुंबई है और आपका गुजरात,
तो ये सब जगह पे सुनामी आ सकता है। सुनामी का डिफिनेशन पढ़ने से पहले इसके स्पेलिंग पे गौर करेंगे, जिसमें टी आपका साइलेंट है। ओके, तो सुनामी का स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे। नाउ वी डिस्कस द डिफिनेशन ऑफ सुनामी। सुनामी जो मोस्टली आता है वो आपके तटीय इलाके पे आता है। तटीय इलाके को इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में ज़्यादा आता है, जैसे मुंबई, गुजरात, जो आपके समुद्र किनारे हैं, ठीक है, तो वो जगह पे सुनामी आ सकता है। ओके, तो अर्थक्वेक में कॉज, अर्थक्वेक में कॉज सुनामी। अर्थक्वेक के कारण भी सुनामी आ सकता है, ठीक है। अर्थक्वेक में कॉज सुनामी कहाँ पे आएगा? इन ओशियंस, इसमें लिखेंगे इन ओशियन। ओके, ओशियंस में आएगा तो आते समय कैसा होता है? रिजल्टिंग इन ह्यूज डैमेज। कैसा होता नहीं है, रिजल्टिंग कैसा आता है? जब वो आता है तो रिजल्टिंग क्या होता है, ठीक है। जब आप एग्जाम देते हो तो रिजल्ट क्या आता है? पास या फेल। तो सुनामी आने के बाद क्या होगा? डैमेज होगा, ठीक है। जब प्राकृतिक आपदा, जब नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसमें नुकसान ही मिलेगा। बिकॉज नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर जब आता है तो क्या होता है? फायदे नहीं होते, क्या होते हैं? नुकसान होते हैं। तो सुनामी कहाँ आता है? ओशियन में आता है, जिसमें जान तो जाएगा ही जाएगा और आपके जितने भी कार स्कूटर है वो भी क्या होंगे? बह जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? रिजल्टिंग इन ह्यूज डैमेज, रिजल्टिंग इन ह्यूज डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। ओके, दैट इज एनफ। और इट इज मोस्टली, एंड एक लाइन और लिख लेंगे, एंड इट इज मोस्टली occurs near the coastal areas। ओके, अगर आपसे कोई सुनामी के बारे में पूछे, सुनामी का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आप लिख सकते हो, अपने से भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। कॉमन आप लिख सकते हो कि इसमें लाइफ का नुकसान होता है, प्रॉपर्टीज़ का लाइफ आता है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है शिफ्टिंग करने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, ठीक है। तो ये नेचुरल डिजास्टर जो है लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो, अगर प्रिकॉशन नहीं लिया जाए तो। ओके, नाउ टुडेज होमवर्क। पूजा खत्म हो जाती है तो लास्ट में क्या मिलता है? प्रसाद। क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। तो क्लास खत्म हुआ तो लास्ट में क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सुनामी। ये आपको अपने से लिखना है, अपने वर्ड में लिखना है, कहीं गाइड से नहीं छापिएगा, ठीक है। अपने से लिखिए, गलत होगा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन सिस्मोग्राफ। ओके, इसमें मैं आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन देता हूं जो इस चैप्टर का नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। ओके, wind speed is measured by which instrument? मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो काफ़ी सिंपल्स हैं। सो बी फोकस, बी कंसंट्रेट, बी माइंडेड, बी पोस्ट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।